बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल एक बहुत कैंपेन चल रही है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापस लाया जाए, और उसके लिए बहुत बहुत बड़े बड़े दिल किए जा रहे हैं। मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हमें कोई एतराज़ नहीं है, उनका वतन है, अपने वतन वापस आएँ। और कोई सेनेटर साहब ये बयान दे रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ साहब को आना चाहिए। कभी ख्वाजा आसिफ साहब को अखलाकियात सूझ रही हैं। ठीक है, तमाम तर मोहब्बतें, अखलाकियात, हमदर्दियाँ अपनी जगह, उनको साइड पे उठा के रख दें। तो भी मैं ये बताता चलूँ कि जनरल परवेज़ रिटायर्ड मुशर्रफ किसी की अखलाकी हिमायत की, किसी की इजाज़त की, किसी की मोहब्बत के मोहताज नहीं है वतन वापस आने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के शहरी हैं, और अपने शहरी को अपने मुल्क में आने से दुनिया की ना कोई ताकत और ना कोई कानून नहीं रोक सकता। अगर वो वतन वापस आना चाहते हैं तो कानून उनके रास्ते में बिल्कुल रुकावट नहीं है, क्योंकि नेचुरल सिटीज़न को आप उसकी नेशनलिटी ख़त्म भी नहीं कर सकते और ना ही उसको मुल्क में आने से रोक सकते हैं। लेकिन एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, उसकी ट्रीटमेंट वैसे ही होगी जो कानून कह रहा है। उसको माफ़ करने का इख्तियार किसी फ़र्द वाहिद को हरगिज़ अपनी मोहब्बत में, अपनी चाहत में, अपनी सियासत में नहीं है। उसकी माफ़ी के दो ही तरीके, या तो इनकी सज़ा फाइनलिटी इख्तियार कर ले और फिर सदर ममलिकत को रहम की अपील की जाए और वो माफ़ कर दे। दूसरा तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपील सुने और इस अपील में फ़ैसले को गलत करार दे या कालअदम कर दे। लेकिन जब तक ये दोनों में से कोई एक काम नहीं होता, तो जो ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ सरज़मीन पाकिस्तान पर कदम रखेंगे या एंटर होंगे, इसकी फ़िज़ाओं में उन पर पाकिस्तान का कानून लागू हो जाएगा और वो तस्वर होंगे अंडर अरेस्ट। जहाज़ में ही उनको हथकड़ियाँ लगेंगी और हथकड़ियों के साथ उनको बाहर आना है। जो ना लगाएं वो कानून की वायलेशन करेंगे। नाज़रीन, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी कभी किसी ने अयूब खान से लेकर आज तक ये कहने की कोशिश की कि फ़ौज मार्शल लॉ लगाती है, तो हमेशा उसको सनब किया गया ये कह कर के फ़ौज बतौर अदारा नहीं मार्शल लॉ लगाता, जनरल बतौर फ़र्द वाहिद ये एक्ट करता है, मार्शल लॉ लगाता है। और जब उस फ़र्द वाहिद को आइन के मुताबिक ट्रीट करें और उसका मुकदमा चलाएं और उसका फ़ैसला करें, तो फिर पूरा अदारा उसकी पुश्त पर आकर खड़ा हो जाता है। क्यों? अदारे की पुश्त पनाही और किसको कहते हैं? अदारे का मार्शल लॉ लगाना और किसको कहते हैं? क्या फ़र्द वाहिद पूरी रियासत से टकरा कर आइन और कानून और अदारे की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम कर सकता है? किसको यानी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। बहरहाल स्टेटस इस वक्त यह है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का कि वो आइन के आर्टिकल 6 के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत के सज़ा याफ्ता मुजरिम है। एक आउट ऑफ जुरिसडिक्शन दरख्वास्त देकर जो लाहौर हाई कोर्ट में फ़ैसला लिया गया, वो फ़ैसला हर लिहाज से बेबुनियाद और बेअसर है, और जिसका पता फ़ैसला लेने वालों का भी है और जिसके हक़ में फ़ैसला आया उसको भी है। इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर करनी पड़ी और वापस आने से भी डर रहे हैं और माफ़िया मांग रहे हैं और कतरा रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ को सिर्फ वापस आना ही नहीं चाहिए, उन्हें ज़बरदस्ती वापस लाना चाहिए। ये अदालत का फ़ैसला है कि उन्हें वापस लाकर गिरफ़्तार किया जाए और अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद किया जाए मुकम्मल, या जो कानूनी रास्ता है अपील का वो रास्ता इख्तियार करें। उससे उनको ज़ाहिर है ना किसी ने रोका है, ना कोई रोक सकता है। ये उनका बुनियादी आइनी और कानूनी हक़ है।
लेकिन उनका एक जुर्म यही नहीं है। उनका ये कहना कि मेरे ख़िलाफ़ ये मुकदमा बिल्कुल बेबुनियाद है और मैंने तो कौम की बड़ी खिदमत की है, ये ऐसा ही मौक़िफ़ है जैसे कोई डाकू ये कहे कि मेरे ख़िलाफ़ बैंक डकैती का मुकदमा बेबुनियाद है, मैंने तो बैंक लूट कर गरीबों की मदद की है। या कोई मौलवी ये कहे जिसने मदरसे में बस बच्ची का रेप कर दिया हो कि मेरे ख़िलाफ़ ये मुकदमा बेबुनियाद है, मैं तो आलिम दीन हूँ, मैं तो बच्चों को कुरान पढ़ाता हूँ, मैं तो सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहा। तो आप जुर्म जिस भी उम्र के हिस्से में करें और उससे पहले चाहे जितनी भी नेकियां, वफ़ादारियां, इबादतें करते रहे हों, जो जुर्म आपने सरजद किया है उस जुर्म की ट्रीटमेंट कानून के मुताबिक होती है, होगी और होनी लाजमी है, या नहीं है तो ऊपर होगी। नाज़रीन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक यही मुकदमा नहीं था आइन शिकनी का। जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक सरकारी मुलाजिम थे जो तरक्की करते करते जनरल के अहदे पर पहुँचे और फिर बज़ौर बंदूक सदर ममलिकत भी बन गए। और वो इस तरह 2 तनख्वाहें ले रहे थे। उनकी दोनों तनख्वाहें जिस ज़माने में वो ले रहे थे वो दोनों भी मिला लें तो भी जो उनके असासे होने चाहिए वो उनके नॉन सोर्स ऑफ इनकम से कहीं ज़्यादा है। और वो क्या है? एक सीनियर साफ़ी ने अपने यूट्यूब पर नाम लेता हूँ उनको क्रेडिट देने के लिए, अंसार अब्बासी साहब ने यूट्यूब पर मुकम्मल सबूतों के साथ साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के असासों की तफसीलात बयान की हैं और ये असासे उनके नॉन सोर्स ऑफ इनकम से बहुत ज़्यादा हैं, जो अगर किसी सिविलियन के निकलें तो उनको उस सिविलियन को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाता है और उसके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल यह है कि नाम लेना भी गद्दारी होगी। असासे बहरहाल कितने जो सामने आए हैं सबूतों के साथ वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कानूनन कोई अदारा या नैब इनका एहतसाब कर नहीं सकता। रिटायरमेंट के बाद ऐसा हो सकता है, जैसे कि अभी चेयरमैन नैब ने ऐलान किया है कि वो जनरल मुजम्मल के 150 अरब रुपए के असासा जात की तहकीकात करेंगे, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, बज़ाहिर अमली तौर पर इस पर अमल दरामद होना मुमकिन दिखाई देता नहीं। अच्छा, बात कर रहे थे हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के असासों की। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के असासों की तफसील कुछ यूँ है कि UAE में अकाउंट नंबर AV7777 इसमें रकम जो मौजूद है वो है $1.6 मिलियन, रुपए नहीं, डॉलर की कीमत आप देख लें कितनी है। अबू धाबी यूनियन नेशनल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक अबू धाबी, जॉइंट अकाउंट परवेज़ मुशर्रफ और सैबा मुशर्रफ, रकम है $5,35,000 और इसका अकाउंट नंबर है 4002000304। रकम है 1,72,00,000 दिरहम। अबू धाबी यूनियन नेशनल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक अबू धाबी, जॉइंट अकाउंट परवेज़ मुशर्रफ एंड सैबा मुशर्रफ, अकाउंट नंबर 4002006700, रकम 75 लाख UAE दिरहम। पाँचवा है जी अबू धाबी यूनियन नेशनल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक अबू धाबी, जॉइंट अकाउंट परवेज़ मुशर्रफ एंड सैबा मुशर्रफ, अकाउंट नंबर 4002006711, रकम है 80 लाख UAE दिरहम, 80,73,000 दिरहम। और अकाउंट नंबर 6 है अबू धाबी यूनियन नेशनल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक अबू धाबी, जॉइंट अकाउंट परवेज़ मुशर्रफ एंड सैबा मुशर्रफ, 4003006733, रकम है 80 लाख दिरहम। नाज़रीन, इसके अलावा अबू धाबी यूनियन नेशनल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक, जॉइंट अकाउंट परवेज़ मुशर्रफ एंड सैबा मुशर्रफ, अकाउंट नंबर 4002006744, $81 लाख।
برطانیہ امریکہ میں 2 لگژری فلیٹس ہیں، ترکی میں اکاؤنٹ بزنس جن کی تفصیل آنا باقی ہے، ان کی ترکی والے اکاؤنٹس کی بزنس اکاؤنٹ کی بھی تفصیل موصول نہیں ہوئی، لیکن یہ معلوم ہوا ہے کہ اکاؤنٹ موجود ہے۔ اسلام آباد میں ایک رہائشی اراضی، 4400 ایکڑ زرعی رقبہ، 1 عدد لگژری فارم ہاؤس چک شہزاد۔ اب قوم کے اس بہادر سپاہی نے یہ سب اپنی تنخواہ سے تو نہیں بنایا، ظاہر ہے، اپنے باقی کے جرنیل بھائیوں کی طرح پاکستان سے دولت بنا کر باہر کے ملکوں میں انویسٹ کی، اور یہ سب انہوں نے غریب عوام کے دیے گئے ٹیکسوں سے بنایا، جن کو انہوں نے کبھی اپنی رعایا یا کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں سمجھا۔ بہرحال اس پہ میں کیا تبصرہ اور تنقید کروں، یہ میٹر ہے انویسٹیگیشن کا، اور جب تک ہر کرپشن کے ملزم کو قانون کی نظر میں ایک جیسا ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا، تب تک آپ صرف ایک سیگمنٹ کے پیچھے بے شک جتنا مرضی بھاگتے رہیں، کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ آپ سیاستدانوں کو دیتے رہیں گالیاں، ان کے اثاثے منجمد کرتے رہیں، ان کے اکاؤنٹس منجمد کرتے رہیں، ان کے خلاف میڈیا ٹرائل کرتے رہیں، لیکن صرف سیاستدان ہی نہیں، جب ملک کا ایک چھوٹے سے چھوٹا جو چوکی دار بھی، مطلب کسی بینک کا گارڈ بھی ہے، وہ اگر یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سب سے طاقتور آدمی کروڑوں اور اربوں روپے کے اثاثے بناتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے، گاڑیاں بناتا ہے، یا ملک میں رہتا ہے تو بھی ایشی کرتا ہے، ملک کے باہر جاتا ہے تو بھی جزیرے خریدتا ہے، فلیٹس خریدتا ہے اور لگژری لائف سٹائل اختیار کرتا ہے، تو پھر اس چھوٹے بندے کا بھی جہاں جیسے جیسے ہاتھ پڑتا ہے، وہ اگر 5 روپے کی بھی کریکشن کر سکتا ہے تو ضرور کرتا ہے۔ اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اگر بادشاہ 1 روپے جو ہے اپنے حق سے زیادہ استعمال کرے گا تو اس کی رعایا 100 روپیہ، 1000 روپیہ، بلکہ 1 کروڑ روپیہ بھی ہڑپ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بادشاہ نے بھی یہ کیا تھا تو ہم بھی کیوں نہ کریں۔ ناظرین، جنرل پرویز مشرف صاحب ضرور پاکستان آنا چاہیے لیکن ان کے ساتھ پھر اگر سلوک قانون کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر اس ریاست کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی مجرم کو قید رکھے یا اسے تختہ دار پر چڑھائے۔ پھر سب کو رہا کرنا ہوگا، پھر سب کو وہی فیسلٹیز اور سہولیات دینی ہوں گی جو ملک کے سب سے بڑے مجرم جنرل پرویز مشرف کو ملیں گی۔ دوسری جانب ناظرین، گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان کی کال پر ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں یہ ایک تاریخ کا انوکھا انقلابی مظاہرہ تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ مہنگائی کے خلاف عوام نکلیں۔ ان کے کہنے پر جو ان کے چاہنے والے تھے وہ تو 2 2.5 درجن ہر شہر سے نکلے، لیکن اگر نہیں نکلے تو خود انقلابی لیڈر صاحب نہیں نکلے، اور انہوں نے اپنے حجرے میں بیٹھ کر ٹیلی فونک خطاب کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ایک تو انقلاب کی یہ صورت ہے انقلاب لائے جانے کی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اجازت کا انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا کہ وہ اگر اجازت اور پروٹیکشن دے تو وہ انقلاب لانے کے لیے باہر نکلیں۔ لیکن یہ وہ ناظرین انقلابی لیڈر ہیں جن کی اس صلاحیت کو بہرحال داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اپنی پچھلی 4 سالہ نااہلی اور ملک میں پھیلائی گئی تباہی اور IMF سے کی گئی معاہدوں کی خلاف ورزی، وہ سب ایک خط امریکی سازش میں لپیٹ کر عوام کو پکڑا دیا، اور عوام اس امریکی سازش کے بیانے کے پیچھے ایسے لگیں کہ اس زیرو کو ایک مرتبہ پھر ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشکل ترین حالات ہیں، مشکل ترین وقت ہے، مہنگا ترین پیٹرول اور مہنگائی اس کے حساب سے ہی آگے جا رہی ہے، لیکن اگر موجودہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ نہ کیا جاتا تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا، اور اس ڈیفالٹ کی بنیاد
इमरान खान साहब उस पब्लिक किए गए माहदे के तहत रख गए थे जिसमें उन्होंने IMF से ये वादा किया था कि वो पेट्रोल 245 रुपये लीटर करेंगे, लेकिन वो पेट्रोल फ्रीज़ भी कर गए और 10 रुपये कम भी कर गए। और जब हुकूमत अगली किस्त लेने गई तो IMF ने ये कहा कि हम आपको नहीं जानते, रियासत पाकिस्तान को जानते हैं जिसने वायलेशन की है माहदे की। पहले हमारी तसल्ली की जाए, माहदे पर अमल दरामद किया जाए, फिर आएँ तो मामलात आगे चलेंगे। और जब तक नाजरीन IMF की तशफ़ी नहीं होती, दुनिया का कोई मुल्क ना तो हमारी कोई मदद करेगा और ना हमारे साथ कारोबार करेगा और ना हमारे साथ कारोबारी माहदे कर सकेगा। तो ज़रूरी है कि ये कड़वा घूंट भरा जाए। और ये कोशिश कर रही है हुकूमत FATF के हवाले से तो मुस्बत ख़बरें आने शुरू हो गई हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत की सरतोड़ कोशिशों से ये मुल्क ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा तो आलमी सरमायाकारी के दरवाज़े भी खुल जाएंगे, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं होगा चाहे कोई भी शुबा हो, जब तक कानून पर सख्ती से अमल दरामद ना किया जाए, चाहे वो किसी को सज़ा दिए जाने का कानून हो या मुआहदों की पासदारी का कानून हो। हम पहले ही रिकॉर्ड एक और दीगर इस किस्म के IPPs के मुआहदों की खिलाफ वर्जियाँ करके अपना एतबार आलमी सतह पर खो चुके हैं। इस एतबार को बहाल करने की अशद ज़रूरत है, वरना हम दुनिया में तन्हाई का शिकार होकर मारे जाएंगे। नाज़रीन, देखते हैं हुकूमत की आगे हिकमत अमली और पॉलिसियाँ क्या होती हैं, क्या मुशर्रफ साहब के साथ सलूक किया जाता है और क्या पाकिस्तान माशी बहरान से निकल पाता है या नहीं, या इमरान खान साहब की इस मुल्क को तबाह करने की, इस मुल्क को न्यूक्लियराइज़ करने की और डिफ़ॉल्ट में ले जाने की या 4 टुकड़े करने की हिकमत अमली कामयाब होती है। अल्लाह हाकिम बदन अल्लाह ना करे कि इमरान खान साहब के ये ज़ाइम पूरे हों। जो भी सूरत हाल होगी उससे अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।